नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हमारी मूंगफली की शानदार फील्ड पर हैं। आप देख सकते हैं 1 एकड़ का ये फील्ड एरिया है और ये जो बुआई का समय है वो हमने 1 फरवरी इसका रखा था। 1 फरवरी को इसकी बुआई की थी। दोस्तों मूंगफली वैसे तो बारिश की फसल है मुख्यतः, लेकिन हम इसकी खेती तीनों सीज़न में कर चुके हैं। कौन सा सीज़न सबसे बेहतर है, किसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है, साथ में मूंगफली का बुआई से लेकर कटाई तक का डिटेल मैनेजमेंट A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार के कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालें उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूंगफली की फसल के लिए कौन सा समय जो है वो सबसे उपयुक्त है बुआई के लिए। तो दोस्तों अगर बारिश की बात करते हैं तो बारिश में जून जुलाई दोनों मंथ में इसकी बुआई की जा सकती है। और गर्मी की अगर बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं, ज़्यादा उपयुक्त समय है। इसके बाद में अगर ठंड की बात करें दोस्तों तो आप इसमें अक्टूबर मंथ में इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ठंड के सीज़न में उत्पादन सबसे कम जो है वो मिलता है। बारिश में अगर देखें तो ठंड के मौसम के कंपैरिजन में ज़्यादा उत्पादन मिलता है और गर्मियों में सबसे अधिक उत्पादन जो है मिलता है। ये हम हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो लाल मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है इसके लिए। ऐसी मिट्टी दोस्तों जो कि बहुत जल्दी जिसमें क्रैक्स नहीं पड़े, पानी अगर कमी आए तो बहुत जल्दी फटे नहीं, ऐसी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है मूंगफली के लिए। क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है, ज़मीन के अंदर बनती है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। बाकी सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। उपयुक्त पीएच मान की बात करते हैं दोस्तों, 6 से लेकर 7.5 की पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप प्रति एकड़ 50 से 100 किलो जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पीएच वैल्यू ऑप्टिमम हो जाती है। टेम्परेचर रेंज की बात करें जिसमें मूंगफली बहुत अच्छे से ग्रो की जा सकती है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज में अच्छे से ये ग्रो की जा सकती है। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है मैक्सिमम हम कर सकते हैं, इस फसल को ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों 15 फरवरी के बाद इसकी बुआई नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्या डिस्टेंसिंग पर मूंगफली की बुआई की जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी हमने रेज्ड बेड पर इसकी बुआई कर रखी है, तो जब रेज्ड बेड पर बुआई की जाती है तो यहाँ पर रो टू रो जो डिस्टेंस है वो हमको 4 फीट लेना है। 3.5 से 4 फीट आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमने ये बेड बनाकर एक यहाँ पर एक रो हमने ये दोस्तों ये ड्रिप के पास में ली है, ये आप देख सकते हैं, और एक ये साइड में ली है और दूसरी साइड में ली है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डिस्टेंस हमने रखी है 6 से 8 इंच की है और सीड टू सीड की डिस्टेंस जो है वो भी 6 से 8 इंच की है। सीड की गहराई की बात करें तो हमको 1.5 से 2 इंच की गहराई मूंगफली के लिए सबसे बेहतर है। दोस्तों फ्लैट फील्ड में अगर बुआई की जाती है, अगर आपको समतल खेत में इसकी बुआई करनी है तो 12 से 14 इंच की लाइन टू लाइन डिस्टेंस होना चाहिए और 3 से 4 इंच की सीड टू सीड डिस्टेंस ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों अलग अलग टाइप्स के हिसाब से भी ये डिस्टेंसिंग थोड़ी सी चेंज होना चाहिए। जैसे कुछ मूंगफलीज आती हैं जो गुच्छा लगता है, जिनमें पौधे में नीचे केवल गुच्छा बनता है, तो उसके लिए 6 इंच की डिस्टेंस जो है वो पर्याप्त है। कुछ मूंगफली आती हैं जिसमें ऊपर बेल में भी मूंगफली लगती है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस जो है वो 2 से 3 इंच तक बढ़ानी चाहिए। मतलब 8 से 10 इंच तक सीड टू सीड डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कि खेत किस प्रकार से तैयार करते हैं मूंगफली के लिए। सबसे पहले गहरी जुताई, जितनी गहरी जुताई आप कर सकते हैं, 10 से 12 इंच की गहरी जुताई आप कर सकते हैं, प्लव की मदद से करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कल्टीवेटर से डबल कल्टीवेटर इसमें लगाएं। उसके बाद में रोटावेटर से मिट्टी को बारीक भुरभुरी बना लें। और दोस्तों उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें बेसल डोज। बेसल डोज में आपको 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर का खाद डाल सकते हैं। सबसे बेहतर है कल्टीवेटर करने के बाद डालें, उसके बाद रोटावेटर करें। अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं तो बेड पर भी, रेज्ड बेड पर भी आप खाद जो है डाल सकते हैं। रासायनिक खाद की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली एक ऐसी फसल है दोस्तों जो फास्फोरस कंटेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है और साथ में
सल्फ़र की मात्रा का भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये तिलहनी फसल है, तेल वाली फसल है। जितना आप इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, तेल की मात्रा उसमें उतनी ज़्यादा मिलती है आपको। फास्फोरस की बात करें, हम दे सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, ज़्यादा बेहतर है। 100 से 125 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहले आप डाल दें, और अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं तो आप इसमें बेड्स पर डालें। इसके साथ में हमको अगर सिंगल सुपर फास्फेट आप ले रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन मिलाएं। 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से 90% सल्फ़र इसमें डालें। और इसके साथ में दोस्तों 20 किलो प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटास मतलब MOP का इस्तेमाल करें। अगर फंगस वाली समस्या आपके खेत में ज़्यादा है, ट्राइकोडर्मा 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में ही मिलाकर डालें। और अगर दीमक वाली समस्या आती है, किसी प्रकार के कीटक वाली जो समस्या आती है, तो आप इसमें बायर रिजेंट का इस्तेमाल करें। 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिसमें फिप्रोनिल आता है वो आप इसमें मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसल डोज के लिए दोस्तों इतना आपको या तो बेड्स पर डालना है, बेड विधि से कर रहे हैं तो समतल खेत में अगर कर रहे हैं तो आप इसमें फेंक सकते हैं, तो बीज में मिलाकर आप बुआई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस फसल की अवधि की बात करते हैं और वैरायटी की बात करते हैं। यहाँ पर वैरायटी जो हमने ली है वेस्टर्न की 44 ली है दोस्तों। मुख्यतः जो खाने में भी और तेल निकालने में भी इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। मूंगफली की मुख्यतः 2 कैटेगरीज आती हैं, एक सफ़ेद दाना आता है, एक गुलाबी कलर का दाना आता है, लाल कलर का दाना आता है। लाल कलर का जो दाना आता है मुख्यतः तेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। सफ़ेद कलर की जो मूंगफली होती है वो तेल के लिए भी और खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने वेस्टर्न की 44 वैरायटी का चयन किया है, जो कि हमारे हिसाब से बेस्ट है। वेस्टर्न 66 भी हमारे यहाँ पर पॉपुलर है। आपके एरिया में जो वैरायटी पॉपुलर है वो लगाएं तो और भी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि वैरायटीज़ एरिया टू एरिया जो है, जिस मिट्टी में जिस क्लाइमेट में ज़्यादा सक्सेसफुल है वो लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर वेस्टर्न 44 की दोस्तों खासियत यह है कि 45 से 48% तक का इसमें ऑयल कंटेंट होता है, इसलिए हम ये वैरायटी लगाते हैं। दोस्तों इस फसल की अवधि के बारे में बात करते हैं तो ये फसल हमने जो अभी वैरायटी लगा रखी है, ये वैरायटी है दोस्तों वेस्टर्न 44। गर्मियों में अगर इसको लगाएं तो 110 से 115 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। बारिश में अगर इसको लगाते हैं तो 100 से 105 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर वैरायटीज़ जो आती है मूंगफली की दोस्तों वो 100 दिन से 110 दिन के बीच की ही आती है। अब बात करते हैं दोस्तों बीज उपचार कैसे करें। बीज उपचार सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छे जर्मिनेशन के लिए और बाद में अच्छी ग्रोथ के लिए, और जड़ गलन तना गलन वाली समस्या नहीं आए इसके लिए भी। तो दोस्तों बीज उपचार के लिए सबसे बेहतर BSF के जेलोरा का इस्तेमाल करें, या फिर अगर कोई सस्ता सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मैनकोजेब कार्बेंडिज्म 63-12% का कॉम्बिनेशन जो आता है उससे 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज उपचार कर सकते हैं। बुआई के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है सिंचाई मैनेजमेंट। समतल खेत में आपने बुआई कर रखी है तो 15 दिन के अंतराल पर, शुरू से बात करें तो आपको सिंचाई देनी है, और फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे 20 से 25 दिन का ये अंतराल कर ले, ताकि फटाफट फ्रूट सेटिंग हो सके और आप आगे बढ़ सकें। इसमें जैसे फ्रूट सेटिंग होती है उसके बाद पानी की मात्रा आप बढ़ा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन मैनेजमेंट कैसे रखना है। बेसल डोज हमने आपको बता चुके हैं। बेसल डोज के बाद में ड्रिप से बात करते हैं तो यहाँ पर 5 से 6 खाद मेनली हमको देनी है। NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र देना है। शुरू से 15 से 20 दिन जब हो जाते हैं बुआई से, तब आपको 2 से 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र देना है। दूसरा आपको 12-61-00 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है 35 से 40 दिन की अवस्था में। और तीसरा आपको NPK 13-0-45 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें देना है, ये 60 से 65 दिन की अवस्था में देना है। उसके बाद में 70 से 75 दिन की अवस्था में NPK 11-42-11 या फिर 13-40-13 या फिर 10-54-10 आपको देना है। 11-42-11 13-40-13 अगर ले रहे हैं तो 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर 10-54-10 ले रहे हैं तो आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें ड्रिप से चलाना है। लगभग 95 दिन की अवस्था पर जब आते हैं तो 0-52-34 NPK फर्टिलाइज़र आपको 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है। और 105 दिन की अवस्था पे आते हैं तो हमको 0-0-50 NPK फर्टिलाइज़र 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है। ये सारे जो फर्टिगेशन हमने दिए हैं उसके साथ में अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कॉम्बी 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेक्सिल प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हर फर्टिगेशन के साथ में 200 से 250 ग्राम या फिर ml
प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चलाना ही है दोस्तों। जैसे हम दूसरी फसल में भी आपको बताते आए हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में चलाएं, सबसे बेहतर रहेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी नहीं आएगी, फसल बहुत अच्छे से ओवरऑल ग्रो कर सकेगी। दोस्तों यहाँ पर ये फर्टिगेशन हमको रखना है, और इनिशियली जब आप पहला फर्टिगेशन इसमें लेते हैं उस समय पे थायोफिनेट मिथाइल 70% WP 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चला सकते हैं, क्योंकि मूंगफली में रूट रॉट, कॉलर रॉट वाली समस्या ज़्यादा आती है, तो ये उस समय चला दें। और जिन लोगों ने फ्लैट फील्ड में बुआई कर रखी है वो इसमें मैनकोजेब कार्बेंडाजिम 63-12% का कॉम्बिनेशन 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर और सिंचाई कर सकते हैं। अब इसमें मुख्य रोगों की बात करते हैं दोस्तों। मुख्य रोग इसमें कौन से होते हैं? इसमें मुख्य रोग जो होते हैं, सबसे पहला जो हमने आपको बताया है रूट रॉट, कॉलर रॉट, जड़ गलन, तना गलन वाली समस्या इसमें आती है। तो उसके लिए आप पहले से ही बेसल डोज में जैसे हमने बताया ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। उसके साथ में बाद में जैसे हमने ड्रिप से बताया थायोफिनेट मिथाइल की ड्रेंचिंग ले सकते हैं, ड्रिप से चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें टिक्का रोग आता है, जिसमें कि पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट बनते हैं, ब्राउन कलर के, गहरे भूरे कलर के। वो स्पॉट्स की वजह से, टिक्का रोग की वजह से 30 से 35% तक उत्पादन डाउन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, फ्लावरिंग स्टेज के बाद से 2 स्प्रे जो आप ले रहे हैं उनमें अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर फंगीसाइड मैं सजेस्ट करूंगा BSF का प्रायक्सर है, जिस पर लेवल क्लेम है मूंगफली के लिए। टिक्का रोग पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको स्प्रे में ले सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज के बाद के दोनों स्प्रे में दोस्तों, क्योंकि ये रोग जो है ज़्यादातर उस स्टेज पर ही आता है। इसके बाद में दोस्तों इसमें तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली का भी टेक आता है। उसके लिए आप नॉर्मल फिप्रोनिल 5% का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 25 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। या फिर अगर समस्या ज़्यादा है तो आप इसमें कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं 6 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से, या फिर आप एम्प्लीगो का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये मूंगफली की मुख्य बीमारियां हैं। इसके अलावा कोई और रोग आपको देखने को मिलता है कि मूंगफली की फसल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें खरपतवार प्रबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खरपतवार प्रबंधन के लिए या तो आप बुआई के बाद में, बुआई के 72 घंटे के अंदर पेंडिमिथिलिन 30% EC का स्प्रे ले सकते हैं, या फिर बाद में जो पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक दवाएं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इन दवाओं को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, खासकर गर्मी के समय में तो दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूंगफली पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मूंगफली पर भी इनका असर पड़ता है। लेकिन आप अडामा की सकेद का इस्तेमाल दोस्तों मूंगफली पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप निराई गुड़ाई करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर निराई गुड़ाई 50 दिन की जो अवस्था होती है वहाँ तक 2 बार आप निराई गुड़ाई इसमें करवा लें, उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग, किस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब हार्वेस्टिंग जो है वो कर ली जाए। दोस्तों ये मूंगफली जब आप यहाँ पर इसको फोड़ेंगे तो ये दाने जो हैं वो जब तक इससे अटैच हैं दोस्तों, तब तक ये देखिए, जो ये इस प्रकार से जब तक ये अटैच हैं तब तक जो है ये परिपक्व नहीं हुई है। ये परिपक्व होने के बाद ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन जो है शेल से कनेक्शन तोड़ देती है, तब आपको हार्वेस्टिंग करनी है। जब मैक्सिमम आप उखाड़ कर देखें पौधे को, और मैक्सिमम जब जो शेल्स हैं उनको दाने ने छोड़ दिया है तो आप उखाड़ लें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आगे भी आप ले जाते हैं तो ये शेल में उगना चालू हो जाती है मूंगफली। तो सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग करें। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इससे प्रोडक्शन निकलता है, कितना इससे टोटल जो इसकी सेलिंग होती है और क्या इससे प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे एरिया में हम यहाँ पर जब बेड विधि से इसको लगाते हैं तो 15 क्विंटल के आसपास का प्रति एकड़ एवरेज उत्पादन निकालते हैं, या फिर बोरे से देखें तो 40 बोरे प्रति एकड़, मतलब एक बोरे में दोस्तों 35 किलो मूंगफली लगभग आती है वजन से देखें। दोस्तों 6000 के एवरेज रेट से देखते हैं तो 90,000 रुपये प्रति एकड़ तक का जो है इससे टोटल आउटपुट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें लागत क्या आती है। अगर बेड विधि से करते हैं, ड्रिप लगाते हैं और पूरा फर्टिगेशन उससे करते हैं तो आखिरी तक हार्वेस्टिंग की मजदूरी तक जो है वो लगभग जो है दोस्तों 35 से 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्चा जो है चला जाता है। 40,000 तक का मैक्सिमम खर्च इसमें जाता है, मतलब 50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हमको मूंगफली से मिल जाता है
1 एकड़ से। अगर फ्लैट फील्ड पर हम करते हैं तो उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन लागत भी कम होती है। लगभग दोस्तों 50,000 का एवरेज जो है प्रॉफिट इस फसल से हमको मिल ही जाता है। मूंगफली की खेती बहुत प्रॉफिटेबल खेती है। क्या वाकई आपको भी प्रॉफिटेबल लगती है? कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो जो भी हमने जानकारियाँ दी है उसके अलावा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, पूरा खाली है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर करते रहें, और इसी प्रकार के अनगिनत वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें उनकी जानकारी आपको लगातार सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।